हेलो, myself आरबी मिश्रा, माय यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। मैं 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो सेकंड टर्म से रिलेटेड है, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक थ्योरी का कंप्लीट वन शॉट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और फिर वन शॉट हम न्यूमेरिकल के लिए भी बनाएंगे। सेम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, इसके लिए भी हम वन शॉट एक थ्योरी का वीडियो बनाएंगे और वन शॉट एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, आराम आराम से मैं पूरी चैप्टर इसमें क्लियर कर दूंगा। ध्यान से समझते चलो और नोट डाउन करते चलो। कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं और इससे कंप्लीट आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन हम करेंगे, देखो इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज is called current electricity। केवल हम करंट बोलेंगे तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड करंट, बट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमारा यहीं पर, जैसे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज क्या होता है हमें कैसे पता है? द गिवन बॉडी इज ए चार्ज बॉडी, ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो इसे, इस बॉडी को या इस पार्टिकल को हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रखें और इस बॉडी पर अगर फोर्स, इस पार्टिकल पर अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मीन्स गिवन चार्ज, गिवन बॉडी इज ए चार्ज बॉडी। व्हेन एन object is either placed in electric field and magnetic field and if it experience a force, it means the given body is a body or object is a particle, charge particle या चार्ज बॉडी। मतलब किसी भी पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स गिवन पार्टिकल इज न्यूट्रल। लेकिन अगर उस पर फोर्स एक्ट करेंगे, इट मीन्स द गिवन बॉडी या पार्टिकल इज ए चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज के लिए हमें कैसे पहचानना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर फोर्स एक्ट करेंगे। अब हम आ जाए चार्ज के नेचर पर। Two types of charge, two types of charge. One is called positive charge and the second this is called negative charge। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव 10th में सिर्फ ये एक कन्वेंशन है, हमें पता नहीं है। हम कैसे बताएंगे कि गिवन बॉडी इज अ चार्ज बॉडी? यही आप 12th में जाओगे तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। लीफ एक्सपेरिमेंट इसके हेल्प से हम चार्ज के नेचर को बता सकते हैं। द गिवन चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एंड द डिवाइस दैट डिटेक्ट the nature of
charge is called इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? वो चार्ज के नेचर को बताता है कि गिवन चार्ज इज ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके लिए नॉर्मली हमने अब तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए तो हम क्या करते हैं कि लाइक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को व्हेन द ग्लास रॉड is rubbed with silk, then the glass get positive charge and silk get negative charge. Like ebonite rod is rubbed with woolen cloth, the ebonite get negative charge and the woolen cloth get पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज मुझे समझ में आया कि जब हम रबिंग करेंगे तभी चार्ज डेवलप होता है। विदाउट रबिंग हम बता नहीं सकते कि कौन पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक न्यूट्रल बॉडी होता है। तो एक इससे रिजल्ट आ गया कि जो प्रोडक्शन होती है चार्ज की, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज is by friction or rubbing। नॉर्मली आप छोटे क्लास में भी एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करते हैं, जैसे कॉम को अगर हम हेयर में रब करा देते हैं ड्राई हेयर में और पेपर स्ट्रिप के पास में रखेंगे तो पेपर स्ट्रिप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जब कॉम को हम ड्राई एयर में रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है जो पेपर को अट्रैक्ट, अपोजिट नेचर के चार्ज पेपर पर डेवलप करके उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन विदाउट रबिंग द कॉम अगर आप पेपर स्ट्रिप के पास में रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इससे एक रिजल्ट हमें मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी develop due to friction or rubbing is called static electricity। मतलब चार्ज तो डेवलप हो गया लेकिन वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है क्योंकि कॉम इज द इंसुलेटर, तो मीडियम तो मिल नहीं रहा है। मीडियम मिलेगा तभी तो चार्ज मूव करेगी, तो चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज उस पर स्टेशनरी हो गई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है दिस इज द इंस्टेंटेनियस, कम टाइम के लिए होता है। तुम देखते हो कॉम को हेयर में रब करके पेपर स्ट्रिप के पास में रखो तो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन तुम सोचो कि आधे घंटे बाद हम रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो लॉस कर जाती है चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा जो सिलेबस में स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट होता है। इसमें एक टर्म हम बता दें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वैसे आप जाओगे 12th में तो हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, लेकिन यहां पर दो प्रॉपर्टी जो 10th में है, वन इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। Two properties
of charge. One is called attractive property, and second this is called repulsive property. One is called attractive property and second this is called repulsive property. Attractive कब होगा? Between the same, between the opposite nature of charge, and repulsive between opposite, between same nature of charge, मीन्स सेम नेचर के बीच में रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर के बीच में अट्रैक्शन के फोर्स होगा। तो हम चार्ज के नेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? नेचर क्या हो गई? ये प्रॉपर्टी, एक्चुअली दिस इज द नेचर। अब हमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्शन मीन्स अपोजिट नेचर, रिपल्सन मीन्स सेम नेचर, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज इज कूलम, कूलम सी से डिनोट करते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमें एक टर्म आता है जो हम Q की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैं एक टेबल बना रहा हूं। चार्ज पार्टिकल, इस पर कितनी चार्ज होगा और इसका कितना मास होगा। लाइक हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, चार्ज होगा माइनस ऑफ 1.6 10⁻⁻⁹ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31। अगर हम प्रोटॉन लेते हैं तो प्रोटॉन पर प्लस में 1.6 10⁻⁻⁹ एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10⁻⁻27। यहाँ पावर -27 में है, यहाँ पावर -31 में, मीन्स दिस इज स्मॉलर देन दिस, मीन्स तभी हम बोलते हैं कि प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब हमें 1 कूलम को डिफाइन करना है। यहां से मैं मिटा रहा हूं 1 कूलम। 1 कूलम को 2 मेथड से हम डिफाइन करेंगे। 1 कूलम is that amount of charge flowing through a conductor of 1 ampere current flowing through it in 1 second, means I this is equal to Q by T, means Q this is equal to I into T। 1 यहां से हम दिखा सकते हैं, if T is equal to 1 second means charge is the current। इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से भी हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द करंट फ्लोइंग इन 1 second is called, the current flowing in 1 second
is called in 1 second, this is called electric charge। यहां से भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरे वे से भी हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं जो 12th के लेवल की है, लेकिन मैंने देखा था किसी बुक में उस लेवल में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हो। वो दूसरा भी मैं बता रहा हूं, 1 कूलम को डिफाइन करते हैं। जब तो आप 12th में आओगे तो फोर्स के लिए एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। 1 कूलम is that amount of charge when the force between the charge is 9 into 10⁻⁹ Newton acting when it is separated by 1 meter apart। अगर यहां से हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू K, Q1 अगर 1 लेते हैं, Q2 अगर हम 1 लेते हैं और R 1 लेते हैं, तो ये K के इक्वल आ गए, और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। जब दोनों चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज इज 1 मीटर, देन द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो 1 कूलम को आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ गए, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डेफिनेशन लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point against the इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझना है, लाइक कोई भी हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इसकी इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में होगा, इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में होगा, इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में होगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया +1 यूनिट को, जैसे +1 यूनिट की चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम रखें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा, रिपल्सन होगी। तो इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कैरी करके लाने में जो वर्क डन होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इस चार्ज पर फोर्स यहां लग रहा है, उसके अगेंस्ट में कैरी करके लाने में जो वर्क डन होगा, तो हम यहां दूसरी वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। amount of work done in bringing a unit charge
against the electric field. This is called potential. And potential difference को हम डिफाइन करें. पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखते हैं. अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another. This is called potential difference. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो उसके अगेंस्ट में कैरी करने में जो वर्क डन होगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक. तो पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं V एंड दिस इज इक्वल टू W बाई Q, वेयर Q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट हम इसका लिखेंगे तो वर्क डन इज जूल पर कूलम, और इसे हम वोल्ट भी बोलेंगे. अगर हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल. work done per unit charge is called potential. if Q naught 1 यूनिट होगा, 1 हो जाए तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन. पोटेंशियल इज अ वर्क डन इफ द गिवन चार्ज इज द यूनिट चार्ज. तभी तो हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन. पोटेंशियल इज अ वर्क डन इफ द गिवन चार्ज इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है? इसे मिटा दें. चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है Q दिस इज इक्वल टू N इंटू E, वेर प्लस माइनस में हम लेते हैं क्योंकि चार्ज इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव. N इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो वी नो दैट Q this is equal to N into E. Q की वैल्यू 1, N कैलकुलेट करना, E is 1.6 10 to power minus 19. तो N is 1 by 1.6 10 to power minus 19. 10 to power 19 by 1.6. 10 into 10 to power 18 upon 1.6. Around 6.2 into 10 to power 18 number of electrons or proton in 1 coulomb of charge. नेक्स्ट हम अब आ जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर.
ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी is rate of flow of charge is called current electricity। तो I होता है Q by T। Q की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज अगर इतने सेकंड में फ्लो हो रहा है मीन्स करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और टाइम गिवन है तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट तुम करंट का ले सकते हो, एक तो कूलम पर सेकंड और एम्पियर इज एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होती, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है? अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखें नोटेशन में, पहले हम एक चीज और बता दें, द डिवाइस दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor is called voltmeter, which is connected in parallel in electrical circuit। It has very high resistance, so very less amount of current is flowing through it। The device that measure the current in the circuit is an ammeter, which is connected in series and it has low resistance and large amount of current is flowing। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होता है और ये हमेशा सीरीज में सर्किट में। आमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा करंट पास करेगा तो होल सर्किट में कितनी करंट का फ्लो हो रहा है वो आमीटर कनेक्ट बताएगा। अगर हम वोल्ट मीटर को लेते हैं तो ये सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होगा, दो टर्मिनल रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर इसको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस है तो वोल्ट मीटर को हम यहाँ कनेक्ट करें रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस मींस लो अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो ये केवल पोटेंशियल डिफरेंस।
रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे अमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वोल्टेज कहां से मिलेगी? तभी हम बोलते हैं कि अमीटर में रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। वोल्टमीटर सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, अमीटर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जिसमें रेजिस्टेंस कम है, मींस अमीटर में रेजिस्टेंस कम है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई है तो इसमें लो अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाए कुछ सर्किट में नोटेशन हम यूज करते हैं। अगर हम सर्किट में कुछ नोटेशन यूज करें लाइक वोल्टमीटर तो हम V से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। आमीटर, दिस इज कॉल्ड आमीटर। रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, मतलब फिक्स रेजिस्टेंस। अगर इसी में रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और एरो डाल दिया तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहां पर एक वायर जा रही है और यहां से एक वायर कनेक्ट होगी तो दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट, और इसी को हम बोलेंगे जंक्शन। अगर एक वायर जा रही है और यहां से एक वायर है तो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ये टच नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग कर रही है, ओवरलैपिंग। तो ये बेसिक नोटेशन। अगर हम ये लेते हैं, अगर ये की है, अगर इसके बीच में हमने डॉट ला दिया मीन्स दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड की। अगर हमने इसके बीच में कोई डॉट नहीं लिया तो दिस इज कॉल्ड ओपन की। ये बेसिक नोटेशन है। अब हम आ जाए ओम्स लॉ पर। नहीं, कंडक्टर मैं बताता हूं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। डिफरेंस कंडक्टर और इंसुलेटर में है। कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है जिससे करंट का फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। अगर नॉर्मल हम कंडक्टर लेते हैं, जैसे लाइक एक कंडक्टिंग वायर है, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा या चार्ज होगा, इसका मोशन रैंडम होती रहती है। कोई किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, इन ए कंडक्टर द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज रैंडम। लेकिन इसी को अगर हम एक एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी से कनेक्ट कर दें, लाइक ए बैटरी, तो बैटरी क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, मीन्स यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस या हायर पोटेंशियल या लोअर है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स यहाँ एक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स मूव करेगी। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स मूव करेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिस है, मींस करंट का फ्लो दिस होगा। तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट यहां से हम बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट
is opposite to the direction of flow of इलेक्ट्रॉन। मीन्स बुक में लिखा भी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग कन्वेंशन में बोलते थे कि प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट का फ्लो हुआ, बट एक्चुअली प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। तो फ्री तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन फ्री नहीं होता। कन्वेंशन में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन या पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट होती है, बट प्रैक्टिकली प्रोटॉन फ्लो नहीं करेगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम कन्वेंशन लेते हैं करंट की डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। तो हम कंडक्टर को अगर डिफाइन करते हैं, तब कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखते हो फ्री इलेक्ट्रॉन से, तभी तो इसके रैंडम मोशन हो रही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस which conduct electricity, this is called conductor। एक होता अलॉय। कंडक्टर में हम क्या लेंगे? एल्युमिनियम लेते हैं, कॉपर लेते हैं, दीज आर द कंडक्टर। तो कंडक्टर के एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल में हम ले सकते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, एक्सेट्रा। दीज आर द कंडक्टर। एक होता अलॉय जो हम रेजिस्टेंस के पर्पस से यूज करते हैं, दिस इज द अलॉय। अलॉय क्या होता है? दिस इज द कंपोजिशन। ये कंपोजिशन होते हैं अलॉय, मतलब दो मेटल को हम मिक्स करा दिया, जैसे नाइक्रोम। नाइक्रोम मीन्स निकल और क्रोमियम मिलकर नाइक्रोम बनाता है, तो दिस इज एन अलॉय। अगर हमारा कंडक्टर है तो मीन्स इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टर मीन्स कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, और इसको बोलेंगे लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना है करंट का फ्लो का। तभी तो होता है जब वायर से होकर करंट का फ्लो होता है तो बल्ब या वायर गर्म हो जाती है, मतलब एनर्जी वो लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो रही है। तो जिसका कंडक्टर मीन्स ज्यादा से ज्यादा करंट को फ्लो कराना है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी हाई होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस लो होगा। अलॉय लो कंडक्टिविटी मीन्स बोल सकते हैं हाई रेजिस्टिविटी। तभी तो नॉर्मली जो अलॉय वगैरह जो है, नाइक्रोम है, मैंगनीज है, एक्सेट्रा, दीज आर द अलॉय। तो अलॉय में लो कंडक्टिविटी, करंट कम फ्लो होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी उसकी हाई होगी। अब हम आ जाए, तो ये कंडक्टर था। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस। इंसुलेटर means no free electron on its surface, on its surface means this electron has no contribution in flow of electric current।
दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। मीन्स इंसुलेटर का मतलब है कंडक्टिविटी टेंस टू जीरो, मीन्स रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। कंडक्टिविटी टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो मीन्स रेजिस्टिविटी वेरी हाई। अब हम आ जाए ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ हम स्टेट करें, ओम्स लॉ, when the physical conditions remains constant, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of a wire. When the physical conditions remain constant, physical condition का मतलब आ गए टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, these are the physical conditions। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर विच डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। तो अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंजेज, तभी हमें फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I means V this is equal to R into V, where R is equal to V by R. This R, this is called proportionality constant, this is called resistance, which depends upon the nature of material, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेंगे। लाइक अगर हम वोल्टेज या करंट को चेंज करें तो हम लिखेंगे इट इज independent of voltage and current। लाइक अगर हम V की वैल्यू चेंज करेंगे तो R की वैल्यू चेंज नहीं होगा, I की वैल्यू चेंज करेंगे तो R की वैल्यू नहीं चेंज होगा। मींस अगर V चेंज होगा तो ऑटोमेटिक I में चेंज आएगी। V जितना डिक्रीज होगा I भी उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज होगा ताकि रेशियो रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर हम यूनिट लेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट होता ओम, ओम नोटेशन ऐसे लेते हैं, ये ओम। नेक्स्ट मैं मिटा रहा हूं, factors affecting the resistance, factors affecting the resistance।
first point, are directly proportional to length. When the length of the conductor increases, its resistance increases. Second, R inverse of area of cross section. More thickness of the wire, less value of resistance. Third, R depends upon the nature of material. अब ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आता कि R डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कैसे मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। हमने अभी बताया था अगर कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होती है। अगर एलॉय है तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो डिफरेंट नेचर ऑफ द मटेरियल होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल को हमने चेंज कर दिया तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो गई। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। यहां तक सबको क्लियर। एंड फोर्थ भी एक पॉइंट होगा, आर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू इन केस ऑफ कंडक्टर, मैं यहां पर इसके बाद में लिखूंगा, इसे मैं मिटा दूं। अगर हम इस तीनों को कंबाइन कर दें तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। मीन्स R डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। R इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जितनी मोटी वायर है उसका रेजिस्टेंस उतनी कम है, जितनी पतली वायर है उसका रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा है। इसका मतलब पतली वायर से ज्यादा करंट का फ्लो होगा, पतली वायर का रेजिस्टेंस हाई है तो वहां से करंट कम फ्लो होगा। मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम है तो वहां से ज्यादा करंट की फ्लो होगी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन। एंड रो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी is the resistance when the length of the wire is 1 meter and area of cross section of the wire is 1 meter square. तो R दिस इज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी। अगर हम इसका यूनिट लेते हैं तो यूनिट होगा ओम इंटू मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब मैं बताऊं कि रेजिस्टेंस when the temperature increases, the resistance of conductor increases and the resistance of alloy decreases and vice versa। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और अलॉय का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है।
अगर हम इसका सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम कैसे कनेक्शन करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। लाइक एक हम लेते हैं आर्मीटर, एक हम लेंगे रेजिस्टेंस, एक हम लेंगे वोल्ट मीटर, एक हमने यहां से बैटरी लिया। ये हमारा सर्किट डायग्राम, बैटरी। अब यहां से ये डिफाइन करना है। देखो हमेशा ध्यान से कनेक्शन देखो, बैटरी की पॉजिटिव, यहां पर हम बैटरी लेते हैं, बैटरी के पॉजिटिव आमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, आमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से, और इसी दोनों वोल्ट मीटर के टर्मिनल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस वायर। कनेक्शन हमेशा ध्यान रखना, बैटरी के पॉजिटिव आमीटर के पॉजिटिव, आमीटर के नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट। तो ये हमारा ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम। मैंने अभी पीछे बताया कि सर्किट में आमीटर सीरीज में कनेक्ट हो गए, क्योंकि जितनी बैटरी से करंट का फ्लो होगा टोटल के टोटल यहां से पास करेगा, मींस इसके रेजिस्टेंस लो होगी। बट वोल्ट मीटर, दिस इज द ammeter and this is called voltmeter। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। रेजिस्टेंस हाई, लो करंट पास होगा, मींस करंट यहीं से पास कर सके। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होते हैं, स्लोप, जैसे वोल्टेज की दो वैल्यू हमने लिया V1 और V2, इससे हमने करंट की दो वैल्यू ले लिया I1 एंड I2। दिस इज कॉल्ड चेंज इन करंट डेल्टा I, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन वोल्टेज डेल्टा V। और यही हमारा रेजिस्टेंस को डिनोट करेगा, ये लाइन रेजिस्टेंस को बताता है। तो स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट डिनोट द रेजिस्टेंस। तो हम लेते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा I, मीन्स V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1, दिस इज इक्वल टू R। मीन्स चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट, दिस इज इक्वल टू R। और R की वैल्यू वोल्टेज और करंट के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, तब ये ग्राफ लीनियर और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बनती है। दिस इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अगर वैल्यू चेंज हो जाता है रेजिस्टेंस का तो एक कर्व नीचे आ जाता है। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। नेक्स्ट हम आ जाएं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, one is called series grouping
and second this is called parallel looping. अगर हम सीरीज में लाइक एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस, ये तीसरी रेजिस्टेंस, और यहां से हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया V वोल्ट, ये R1, ये R2, ये R3, यहां से करंट इसके अक्रॉस देखो, ये सीरीज में है, इसका मतलब करंट की डिवीजन नहीं हो रही है, यही करंट यहां से फ्लो होगा। बट यहां के इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3। अब वोल्टेज डिफरेंट क्यों हो रहे हैं? करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। तो याद रखना, सीरीज में करंट कांस्टेंट, वोल्टेज वेरिएबल, ये हमारा सीरीज में होती है। अगर हम देखें तो ये सप्लाई वोल्टेज है जो बैटरी, इस तीनों वोल्टेज, तीनों रेजिस्टेंस में एक्चुअली वोल्टेज का ड्रॉप हो रही है, मतलब यहां वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया तो V1 रीडिंग आ गई, यहां वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया V2 रीडिंग आ गई, यहां वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया V3 रीडिंग आ गई। मीन्स जो सप्लाई है ये तीनों वोल्टेज का सम होगा, मीन्स V सप्लाई। हमेशा जो इक्वेशन लिखते हैं वो वेरिएबल के लिए लिखते हैं, तो V सम ऑफ V1 V2 V3, लेकिन I तो हमेशा सेम है, तब I का इक्वेशन नहीं लिख सकते। V is V1 plus V2 plus V3, I into R equivalent in series, I into R1, I into R2, I into R3, so on. So RS, which is sum of R1 plus R2 plus R3 plus this, means series में रेजिस्टेंस का सम होता है। याद रखना, सीरीज में कांस्टेंट क्या होगा? तो करंट वोल्टेज का डिवीजन होगा। नेक्स्ट हम आ जाए पैरेलल में, पैरेलल ग्रुप। अगर हम पैरेलल के केस में आए तो लाइक एक रेजिस्टेंस हम ले, एक रेजिस्टेंस हम ले, एक रेजिस्टेंस हम ले, और यहां एक बैटरी कनेक्ट V वोल्ट, मीन्स ये R1 है, ये है R2 और ये है R3। यहां से करंट I फ्लो होगा, यहां करंट I फ्लो, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B। अगर हम देखते हैं, अगर R2 R3 को रिमूव करें तो R1 के लिए वोल्टेज V है, अगर R1 R3 रिमूव करें तो R2 के लिए वोल्टेज V है, R1 R2 रिमूव कर ले तो R3 के लिए वोल्टेज V है। इट मीन्स V इज कांस्टेंट, लेकिन तीनों ब्रांच को रेजिस्टेंस डिफरेंट है। लाइक एक पाइप है, इससे वाटर फ्लो हो रही है और यहाँ तीन पाइप हमने कनेक्ट कर दिया, तो तीनों के अगर डायमीटर डिफरेंट है, मीन्स रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो तीनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा। तो सेम है, तीनों ब्रांच को रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो यहाँ से जो करंट जा रही है वो तीनों ब्रांच को डिफरेंट मिलेगी। यहाँ I1 मिल जाएगा, यहाँ I2 मिलेगा और यहाँ I3 मिलेगा। इसका मतलब, लेकिन वोल्टेज तीनों में सेम है, तो हम लिखेंगे इन पैरेलल V is voltage is constant and current is variable। तो जो वेरिएबल होता है हम उसी का इक्वेशन बनाएंगे, मीन्स I is I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3। तो I होता है V by R, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, V by R1,
V by R2, V by R3 means 1 upon RP, 1 upon R2, 1 upon R2, 1 upon R3. For two resistance, कभी दो रेजिस्टेंस का केस लेना, टू रेजिस्टेंस, तो अगर टू रेजिस्टर्स का केस होगा तो 1 by RP, 1 by R1, 1 by R2, तो RP is R1 into R2 by R1 plus R2, ये हमारा पैरेलल हो गया। अब हम आते हैं पावर। पावर ऑफ रेजिस्टेंस, हमने एनर्जी डिफाइन कर दिया था। पावर होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर इज वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन हमें चाहिए तो पोटेंशियल इज W बाई क्यू। तो W क्या होगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो हम W की वैल्यू रखें V इंटू क्यू बाई टी, और Q बाई टी I के इक्वल होगा V इंटू I। दिस इज इक्वल टू पावर, वेयर V इज द वोल्टेज एंड I इज द करंट। या और भी हम इसको सिंप्लीफाई करें तो V इज I इंटू R इंटू I। This is also equal to I square R. This is also equal to power। या फिर power is V into I को हम लिख सकते हैं V by R, means V square by R। This is also equal to power। तो हमारे पास पावर के लिए एक फॉर्मूला आ गया V into I। एक होता है I square R, एक होता है V square by R। This is called power। तो यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकेंड और वॉट। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। अब एक टर्म आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और उसका यूनिट लेते हैं किलो वॉट आवर में। 1 किलो वॉट आवर, इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो मीन्स 10 रेज़ टू पावर 3 किलो हट गए। वॉट मीन्स जूल पर सेकेंड, आर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 36 10 रेज़ टू पावर 5, 3.6 10 रेज़ टू पावर 6 जूल, मीन्स 1 किलो वॉट आवर 3.6 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। जो आपके इतने ही इस चैप्टर में बेसिक समरी है, इससे इसको आप रिवाइज कर लोगे तो आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं एक थ्योरी का बनाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। फिर दोनों चैप्टर से बहुत वैरायटी का न्यूमेरिकल कराएंगे, दोनों के लिए अलग अलग। एक वन शॉट हमने ये ले लिया करंट के लिए थ्योरी में, एक वन शॉट मैग्नेटिक का थ्योरी का लेंगे, एक वन शॉट करंट का न्यूमेरिकल के लिए लेंगे, एक वन शॉट मैग्नेटिक का न्यूमेरिकल के लिए लेंगे। बस इतना ही रिवाइज करके जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।